सांसें ज़रूरी हैं और सांस लेने के लिए हेल्दी लंग्स बेहद ज़रूरी हैं। नवंबर का महीना लंग कैंसर अवेयरनेस मंथ के रूप में मनाया जाता है ताकि लोगों को लंग कैंसर के प्रति जागरूक किया जा सके, सचेत किया जा सके। तो आज हेलो डॉक्टर सेगमेंट में हम बात करेंगे लंग कैंसर को लेकर, जिसके लिए हमारे साथ दो खास एक्सपर्ट्स मौजूद हैं। आइए उनका स्वागत करते हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर उल्लास पत्रा। नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। आप हैं को डायरेक्टर मेडिकल ऑन्कोलॉजी, राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट से। थैंक यू। साथ ही वेलकम करना चाहेंगे डॉक्टर कौशल कालरा का। नमस्कार, हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल ऑन्कोलॉजी एंड बोन मैरो ट्रांसप्लांट, सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली से। डॉक्टर कौशल, आपसे शुरू करते हैं। लंग कैंसर क्या है? क्या इसे हम ऑटो इम्यून डिसऑर्डर भी कह सकते हैं? लंग कैंसर एक्चुअली, जैसा हमें वीडियो में देखा, लंग जो ऑर्गन है ये श्वसन के लिए काम आता है। तो जो इसकी सेल्स का अनकंट्रोल्ड प्रोलिफरेशन होता है, उसकी ग्रोथ होती है, तो उसकी वजह से ये कैंसर डेवलप होता है। पर इसे ऑटो इम्यून नहीं, ऑटो इम्यून थोड़ा सा अलग हो जाता है। ओके, ऑटो इम्यून नहीं कह कह सकते। बिल्कुल बिल्कुल। तो डॉक्टर उल्लास, क्या इसको डायग्नोज करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है या पहले से ही कुछ साइंस मिलने शुरू हो जाते हैं? इसको डायग्नोज करना बिल्कुल मुश्किल नहीं होता। इनफैक्ट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें ये सोचना पड़ेगा कि किसी को भी कैंसर हो सकता है। The first risk factor of having a lung cancer is if anybody has lungs, they can get lung cancer. Okay. ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्मोकर्स में ही होगा या नॉन स्मोकर्स में नहीं हो सकता है। तो अगर किसी पेशेंट को खांसी हो रही है, सांस फूल रही है, छाती में दर्द हो रहा है, वजन कम हो रहा है, तो उसको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। इन्वेस्टिगेशन के बाद में एक सीटी स्कैन करना चाहिए, एक्सरे करना चाहिए। अगर उसमें कुछ एबनॉर्मल दिखता है तो हमें उसकी बायोप्सी करनी चाहिए। जी, आज लंग कैंसर पे यदि आप भी डॉक्टर कौशल, डॉक्टर उल्लास से कोई सवाल करना चाहें तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। हमारे स्टूडियो का नंबर नोट करें, 011 दिल्ली का STD कोड, और नंबर है 2309-7532। 011 is our code and number is 23097532। डॉक्टर कौशल, इन्वेस्टिगेशन के बारे में थोड़ा बताइए, क्योंकि लोगों को लगता है कि जांच थोड़ा कठिन है, खासतौर पे जब बायोप्सी की बात होती है तो। नहीं, बिल्कुल ये सही बात है। एक्चुअली पेशेंट को जो सिम्टम्स आते हैं, खांसी, बलगम में खून, तो पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है। तो इंडिया में सबसे कॉमन होता है टीबी की जांच होती है, टीबी का इलाज होता है। फिर रिस्पॉन्स नहीं करता तो फिर डाउट होता है कि कैंसर हो सकता है। तो आदमी डिनायल फेज में होता है कि नहीं, मुझे तो हो ही नहीं सकता। जांचों से घबराता है, क्योंकि जांचें करनी है, उसके लिए बायोप्सी करनी है, वो इन्वेजिव प्रोसीजर है। इन्वेजिव प्रोसीजर के लिए पेशेंट को घबराहट होती है, क्योंकि कंसेंट लेनी पड़ती है, टर्शियरी कैंसर सेंटर में होता है। तो कंसेंट देते टाइम वो और घबरा जाता है। तो इसी वजह से वो डिनायल फेज से करते करते डिले होता है डायग्नोसिस में, और इसलिए प्रॉब्लम होती है। तो मिथ है डायग्नोसिस, अगर डाउट अगर आपका डॉक्टर आपको कैंसर के लिए संदेह कर रहा है तो तुरंत जांचें करानी चाहिए बिना देर किए। जितना जल्दी डायग्नोसिस होगा उतना अच्छा इलाज होगा। डॉक्टर उल्लास, बायोप्सी की कैसे जाती है लंग कैंसर के लिए? सर, बायोप्सी दो तरह से की जाती है। बड़ा ही सिंपल तरीका है। लंग को हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं। अगर वो सेंट्रल भाग में है तो हम एक ब्रोंकोस्कोपी करते हैं। अगर वो पेरिफेरल मतलब छाती के एंड में है तो उसको सीटी गाइड बायोप्सी करते हैं। जैसे एक नीडल से हम ब्लड टेस्ट लेते हैं, और ब्लड टेस्ट लेके आपको हम 2 सेकंड के लिए यहाँ प्रेस करते हैं तो वो खून बंद हो जाता है। वैसे ही नीडल हमें सीटी स्कैन के थ्रू जाते हैं, ट्यूमर के अंदर डालते हैं और बायोप्सी ले लेते हैं। लोगों की बहुत ही एक मिथ्या है कि जहां हमने बायोप्सी की वहां कैंसर फैल जाएगा। इससे बुरा और इससे बुरी मिथ्या मैंने जिंदगी में कोई नहीं सुनी है, परंतु ये मिथ्या ओपीडी में कम से कम 10% लोग हर रोज बोलते हैं। चलिए, आज डीडी मॉर्निंग शो में ये भ्रांति दूर हो गई, बायोप्सी करने से कैंसर नहीं फैलता है। तो ये भ्रांति दूर हो गई, लेकिन इसको लेकर और भी बहुत सारे मिथ्स हैं। तो वो कौन से मिथ्स हैं जिसको अभी दूर कर देना चाहिए हमें? हाँ, जैसे अगर पेशेंट को पता लगता है कि कैंसर है तो वो सोचता है कि मेरी मृत्यु नज़दीक है, इलाज हो ही नहीं सकता। उसमें कैंसर के इलाज में 3 तरह का इलाज होता है, जैसे कीमोथेरेपी होती है, रेडिएशन थेरेपी होती है और सर्जरी होती है। तो पेशेंट तीनों से बहुत घबराता है। कीमोथेरेपी के बारे में तो सुनता है कि पेशेंट मर जाएगा, उसको ये होगा वो होगा, कीमोथेरेपी लेना ही नहीं चाहता, इतनी घबराहट हो जाती है। थोड़ा सरलता से बताइए भी सही, कीमोथेरेपी है क्या? कीमोथेरेपी जो है ये कैंसर सेल्स को मारती है। ये तेज़ थेरेपी होती है जो कैंसर सेल्स को मारती है। इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, जैसे उल्टी होना, बाल गिरना, पर इसके लिए दवाइयाँ उपलब्ध है, अच्छी दवाइयाँ। उल्टी की दवाई तो उल्टी नहीं होगी, बाल गिरते हैं, अगर पेशेंट क्योर हो जाएगा तो कीमो बंद होने के बाद बाल वापस आ जाएंगे। तो पेशेंट ये मिथ्या होती है और पेशेंट कीमोथेरेपी लेना चाहता ही नहीं। और कीमोथेरेपी अगर थोड़ा सा बड़ा हुआ कैंसर है तो बहुत ज़रूरी है पेशेंट को ठीक होने के लिए या उसके सिम्टम्स को मदद करने में। और कीमोथेरेपी के साथ साथ आजकल नई थेरेपी आ रही है जो कि टारगेटेड थेरेपी, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि नॉन स्मोकर है उसके अंदर भी कैंसर हो सकता है, तो कुछ म्यूटेशंस की वजह से हो सकता है, उसके अगेंस्ट कुछ म्यूटेशंस के अगेंस्ट टारगेटेड थेरेपी। तो सिंपल गोली है, उससे भी आराम आता है। ओके,
जब बच्चों के केस में हम देखते हैं कि बच्चों में भी लंग कैंसर पाया जा रहा है, पहले एक ये भी मिथ था कि बड़ों में ही ये लंग कैंसर होता है, बच्चों में नहीं होता, लेकिन अभी बच्चों में भी है। तो क्या सिम्टम्स ऑलमोस्ट सेम रहते हैं? और देन अगेन ट्रीटमेंट के दौरान बॉडी कितनी जल्दी उस चीज़ को अडेप्ट कर पाती है अगर वो बच्चा है? देखिए, बच्चों में तो लंग कैंसर अलग तरह का लंग कैंसर होता है जो दूसरे होते हैं, बट द यंगेस्ट लंग कैंसर दैट वी हैव सीन इज 19 to 20 इयर्स ऑफ एज। ओके। सो उसमें भी सिम्टम वही रहते हैं, खांसी रहेगा, ब्रेथलेसनेस होगी, थोड़ा खून वून आना होता है, एंड इसको भी ट्रीट करने के तरीके वही होते हैं। अगर अर्ली क्या है 19-20 ईयर ओल्ड में लंग कैंसर? सर जेनेटिक म्यूटेशंस होती हैं, पॉल्यूशन है, आजकल स्मोकिंग हिस्ट्री है। आपको यू विल बी सरप्राइज टू नो सर, आजकल 8वीं 10वीं क्लास के बच्चे भी जो है वो हुक्का बार और वेपिंग करनी जो है वो शुरू कर देते हैं। पोल्यूशन का लेकिन डॉक्टर कौशल बहुत बुरा असर पड़ता है फेफड़ों पर? बिल्कुल, जो PM 2.5 बोलते हैं, पार्टिकुलेट मीटर 2.5 से कम, वो कैंसर कारक है, उसकी वजह से कैंसर बिल्कुल होता है। NO2 होता है पॉल्यूशन में, उसकी वजह से कैंसर होता है, तो ये कैंसर कारक है, पॉल्यूशन डेफिनेटली कैंसर कारक है। किसको जल्दी ट्रिगर करेगा ये? जो स्मोकिंग करते हैं और पॉल्यूटेड उसमें एनवायरनमेंट में रहते हैं, या सेकेंडरी स्मोकिंग, उसके घर में कोई स्मोकिंग करता है, तो डेफिनेटली उनको बहुत जल्दी ट्रिगर तो करेगा। यानी कि अगर आप स्मोक कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपका परिवार स्वस्थ रहे, खुश रहे, तो आपको अभी के अभी वो क्विट कर देना चाहिए। और सिर्फ स्मोकिंग ही नहीं, नॉन स्मोकिंग जैसे तंबाकू हुआ, ये चीजें भी लंग कैंसर कर सकती हैं? मैं जस्ट डॉक्टर कालरा की बात से एग्री करना चाहता हूँ। अगर आप स्मोकिंग करते हैं और आपकी वाइफ स्मोकिंग नहीं करती है, आपके पिताजी स्मोकिंग नहीं करते हैं, 30% ज्यादा चांसेस हैं उनके फॉर नो फॉल्ट ऑफ देयर्स टू गेट अ लंग कैंसर। पैसिव स्मोकिंग वजह से। फॉरगेट दैट, अगर एक विमेन स्मोक कर रही है जो प्रेग्नेंट है, बच्चे को उसमें इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन वगैरह भी हो सकती है। सो स्मोकिंग इन एनी फॉर्म इज बैड, वेदर एक्टिव स्मोकिंग और पैसिव स्मोकिंग। द बेस्ट गिफ्ट दैट यू कैन गिव टू योर फैमिली इज टू क्विट स्मोकिंग। And the best gift you can give to Hello Doctor is also call and share your experiences with the doctor. एक बार नंबर फिर से नोट करिए, 0112397532 011 is our code and number is 23097532. डॉक्टर साहब, कीमोथेरेपी में चाहूँगा आप थोड़ा और बताएं कि कीमोथेरेपी इंट्रावीनस भी दी जाती है, और जैसे मान लो हम ग्लूकोज दे रहे हैं, इतनी सरल है, और आजकल तो ओरल कीमोथेरेपी की भी बात होती है। बिल्कुल, जो कीमोथेरेपी दी जाती है, तरह तरह की कीमोथेरेपी है, उसको हम ग्लूकोज इंट्रावीनस, जो नॉर्मल सलाइन या डेक्सट्रोज सॉल्यूशन है, उसमें घोल के नसों के थ्रू देते हैं। हाँ, कुछ कीमोथेरेपी जो है ओरल फॉर्म में भी अवेलेबल है। और कितने फ्रीक्वेंसी में देनी चाहिए? देखिए, अलग अलग है। कुछ कीमोथेरेपीज के साइकिल वो 3 वीकली होते हैं, कुछ कीमोथेरेपीज के साइकिल 1 वीक होते हैं। तो अलग अलग प्रोटोकॉल्स होते हैं, वो अलग अलग तरह के कैंसर में अलग अलग प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं। अस्पताल आना पड़ता है कीमोथेरेपी के लिए? बिल्कुल, कीमोथेरेपी सिर्फ और सिर्फ अस्पताल में ही दी जाएगी। ओके, तो जिनकी कीमोथेरेपी चल रही होती है, क्या उसके साथ में कोई सपोर्टिव थेरेपी भी चलती है ताकि बॉडी को बिल्कुल स्टेबल रखा जाए? यस, एब्सोल्युटली यस। इनफैक्ट अगर आप बात करें तो जो हम बात कर रहे हैं, लोगों में मिथ्या है कि कीमोथेरेपी से लोग हाउस अरेस्ट हो जाएगा, कि आप बाहर नहीं निकल सकते, आप काम नहीं कर सकते। हमारे पास कितने पेशेंट्स हैं, सुबह आके कीमोथेरेपी लेते हैं, शाम को आके अपना काम करते हैं। ऐसे डॉक्टर्स हैं जिनको कैंसर का ट्रीटमेंट चल रहा है, जो कि शाम को जाके सर्जरी कर लेते हैं। और इनफैक्ट बहुत सारे कीमोथेरेपी तब ऐसी हैं जिससे बाल भी नहीं गिरते हैं। एंड वेरी इंपॉर्टेंट इज कि जो ये साइड इफेक्ट हैं, ये सिर्फ टेम्परेरी हैं। ये सिर्फ 5% लोगों में होते हैं। 90 to 95% लोगों को ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो डॉक्टर साहब, जब वो पूछते हैं बाल आ जाएंगे, आईब्रोज आ जाएंगे? बिल्कुल आ जाएंगे सर, बिल्कुल आ जाएंगे। किसी भी एज में। मैम देखिए, 70 साल की उम्र में कीमो होगी तो वैसे ही नॉर्मल आदमियों के बाल कम आते हैं। सो इट डिपेंड्स अपॉन योर बॉडी स्ट्रक्चर, बट 90% ऑफ पीपल विल गेट वेरी नाइस हेयर। मैं तो इनफैक्ट बोलता हूँ कि आपके हिंदुस्तानी बाल चले जाएंगे, अंग्रेजी बाल आएंगे, फैशन करेंगे उसके बाद। दिल्ली से अनिल जी हैं फोन लाइन पर। हेलो, गुड मॉर्निंग अनिल जी। हेलो जी, नमस्कार, अपना सवाल पूछिए। हाँ जी मैम, मेरा सवाल है कि जैसे लंग कमजोर होते हैं तो इनको वो अपना मजबूत करने के लिए क्या चीज खाना और क्या चीज पीना चाहिए? ओके, थैंक यू, वेरी गुड डाइट क्वेश्चन। की बात। डॉक्टर साहब, डाइट हेल्दी लंग्स के लिए? देखिए, हेल्दी लंग्स के लिए या हेल्दी बॉडी के लिए वही डाइट है। आपको घर होममेड फूड खाना है, हेल्दी फूड खाना है। बाहर का जो ये आजकल फ्रोजन और ये सब फास्ट फूड है, इसको थोड़ा सा अवॉइड करना है, और टाइमली खाना है। आपको डिसिप्लिन जैसे मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट करना है, फिर स्नैक्स खाना है, फिर लंच खाना है, तो पर्टिकुलर टाइम पे आप पर्टिकुलर डाइट लीजिए, अपना पूरा अच्छे से नींद लीजिए, अपना फिजिकल एक्टिविटी कीजिए। तो हेल्दी लाइफस्टाइल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। और योगा प्राणायाम जो अगर करते हैं तो ये बहुत ही अच्छा है अपने लंग्स की मजबूती के लिए। जी, क्या इसमें मैं एक बात ऐड कर सकता हूँ?
मेरा एक सिंपल सा पेशेंट को मैं बोलता हूँ, व्हाट इज गुड फॉर योर हार्ट इज गुड फॉर योर लंग्स। ओके। एंड क्या खाना क्या पीना से ज़्यादा ज़रूरी है, क्या नहीं खाना है और क्या नहीं पीना है। तो स्मोकिंग नहीं करनी है, टोबैको नहीं खाना है, उससे जितना दूर रहें उससे बेटर है। कई बार हमें लोग ये बोलते हैं सर मैंने तो 30 साल स्मोकिंग कर ली, अब क्या फ़ायदा, अब तो हो गया। ऐसा नहीं है। अगर आपने 30 साल भी स्मोकिंग कर ली है और आप आज बंद करते हैं तो आपके 10 साल में लंग कैंसर होने के चांसेस 30% कम हो जाते हैं। जब जागो तब सवेरा, उसी दिन से आप कम करें। पर डॉक्टर साहब, डाइट की जब बात आ रही है, एक तो है कि मेरी थाली पे क्या है, जी। एक है मेरी मेंटल और इमोशनल डाइट। Correct। मेरा मेंटल मेकअप कितना सर मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। बिल्कुल। आप अगर एक किताब है द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, अच्छा सोचिए, अच्छा करिए, आपके साथ अच्छा ही होगा। जो लोग पॉजिटिव रहते हैं उनका ट्रीटमेंट भी अच्छा होता है, उनके रिजल्ट्स भी अच्छे आते हैं। क्या जिनको डायग्नोज होता है लंग कैंसर और ट्रीटमेंट शुरू होता है तो ऑब्वियसली एक होता है ना, डर होता है जब हम किसी बीमारी से ग्रस्त हो जाते हैं, तो क्या मेंटल सेशंस भी उनको दिए जाते हैं, कुछ काउंसलिंग वगैरह की जाती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपने बिल्कुल ठीक कहा। काउंसलिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। काउंसलिंग कैन बी डन बाय द डॉक्टर in the OPD, counseling can be done by the attendants in the at home। काउंसलिंग के लिए स्पेशलाइज आजकल काउंसलिंग यूनिट्स होती हैं हॉस्पिटल में। तो जैसे हमारे हॉस्पिटल में जो भी पेशेंट का पहला कीमोथेरेपी या सर्जरी होता है, हम वो काउंसलर के पास जाते हैं। इनफैक्ट कई लोग हमसे जो बात नहीं कर सकते हैं कि क्या मैं अपने बच्चों के साथ खाना खा सकती हूँ, अगर मैं उनको टच करूंगी क्या मेरे कपड़े अलग से धोने की जरूरत तो नहीं है। ये मिथ्या है। ये मेरे लिए बहुत छोटी बात है पर पेशेंट के लिए बहुत बड़ी बात है। और जब हम बोलते हैं कि हाँ, मैं उनको बोलता हूँ जी मेरे भी बच्चे हैं, मैंने भी आपको टच किया है, मैं भी उनको जाके टच करूंगा, तो काउंसलिंग सेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एज फार इक्वली इंपॉर्टेंट टू व्हाट ट्रीटमेंट वी गिव। जी बिल्कुल, क्योंकि देखिए जागृति बहुत ज़रूरी है, अवेयरनेस रहेगी तो फिर आप उपचार भी ठीक से ले पाएंगे। पर डॉक्टर साहब, ट्रीटमेंट पे जैसे आप बता रहे थे, कीमोथेरेपी तो हमें मालूम है, अब रेडिएशन भी है, आपने कहा इम्यूनोथेरेपी, तो इम्यूनोथेरेपी में क्या होता है? एक्चुअली जब कैंसर डेवलप होता है तो जो हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम है तो कैंसर सेल्स को ब्लॉक कर देती है, तो अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होती है। तो जो इम्यूनोथेरेपी होती है, हमारी बॉडी की जो इम्यूनिटी को ब्लॉक कर रखा है उसको रिलीज कराती है, उससे बॉडी का इम्यून सिस्टम ही कैंसर सेल्स को किल करता है। दवाई देकर? बिल्कुल, ये भी दवाई है, ये नसों के थ्रू ये भी ग्लूकोज की बोतल में डाल के दी जाती है और ये आपकी बॉडी की इम्यूनिटी को जो ब्लॉक है उसको बढ़ाती है और वही इम्यून सिस्टम बॉडी का आपकी कैंसर सेल पे एक्ट करता है और उसको मारता है। तो ये ज़्यादा इफेक्टिव और ज़्यादा इसके साइड इफेक्ट बहुत कम होते हैं। कौशल, कीमोथेरेपी की तरह इम्यूनोथेरेपी भी इंट्रावीनस ही है? बिल्कुल। ओके। तो और अगर आजकल कुछ सबक्यूटेनियस इम्यूनोथेरेपी भी आती है जो सबक्यूटेनियस भी दे सकते हैं आप। जी बिल्कुल। लंग कैंसर को लेकर अगर कोई दुविधा है, अगर आप हिचकिचा रहे हैं तो बिल्कुल मत हिचकिचाइए, तुरंत हमें कॉल लगाइए, आपकी समस्या का समाधान यहाँ पर आपको मिलेगा। डॉक्टर, जब हम बात कर रहे हैं थेरेपीज़ हैं इतनी सारी, तो क्या ये डॉक्टर डिसाइड करते हैं या कुछ चॉइसेस पेशेंट को दी जाती है, या कुछ कौन से फैक्टर्स होते हैं जिनके बेसिस पे डिसाइड होगा? फैंटास्टिक क्वेश्चन। हर बंदे को बोलता है, जो पेशेंट आता है वो हमारी बात सुनता है कि सर हमें ना कीमो नहीं चाहिए, मैं ओरल गोली दे दो। आई मीन अब मैं उसका एक सिंपल सॉल्यूशन बोलता हूँ। मैंने कहा सर अगर आपने साइंस की है और आप उसके बाद बोलें कि भैया नहीं मुझे इकोनॉमिक में वो चाहिए, वो तो नहीं हो सकता। तो जब हम बायोप्सी करते हैं पेशेंट की, तब हम जाके मालूम करते हैं कि आपको या कीमोथेरेपी लगेगी या इम्यूनोथेरेपी लगेगी या टारगेट थेरेपी लगेगी। सो वो पेशेंट का जेनेटिक मेकअप होता है। जैसे पेशेंट की हम कुंडली बनाते हैं जब बच्चा पैदा होता है, तो जो NGS होता है या जीनोमिक सीक्वेंसिंग होती है, वो पेशेंट की कैंसर की कुंडली होती है, जिससे मालूम चलता है कि आपको ये मेडिसिन बेटर लगेगी, ये मेडिसिन बेटर लगेगी। सो इट्स अ कंबाइंड डिसीजन बिटवीन द पेशेंट, द ट्यूमर एंड द डॉक्टर। पर डॉक्टर उल्लास, आपको लगता है कि मेडिकल साइंस ने इतनी एडवांसमेंट्स कर ली, क्योंकि आज तो ह्यूमन जेनेटिक्स को हम लोग जीनोम सीक्वेंसिंग कर लेते हैं, उससे आसान है अब कैंसर का? बहुत आसान है सर। इनफैक्ट लंग कैंसर हम लोग बोलते हैं इट इज अ पोस्टर चाइल्ड ऑफ पर्सनलाइज्ड मेडिसिन। आज से 15 साल पहले लंग कैंसर का स्टेज 4 का मरीज जो है सिर्फ 9 से 10 महीने जिंदा रहा करता था। आज 25 से 30% लोग, और मे बी मोर ऑल्सो, 5 साल से ज्यादा स्टेज 4 का पेशेंट सर्वाइव कर सकता है, ओनली बिकॉज दैट इज द प्रॉमिस ऑफ पर्सनलाइज्ड मेडिसिन। राइट ट्रीटमेंट, राइट पेशेंट, राइट डोज। वेरी नाइस। चलिए बनारस चलते हैं, जहां से अतुल जी फोन लाइन पर हैं। हेलो अतुल जी, नमस्कार, अपना सवाल पूछिए। नमस्कार मैडम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। डॉक्टर गुड मॉर्निंग। इतनी अच्छी बात बताने के लिए जी। और इस तरह के प्रोग्राम जो मुझे ऐसा लगता है कि हमेशा होने चाहिए।
अक्सर क्योंकि अवेयरनेस इससे फैलती है और लोगों को अवेयर करने का ये बहुत ही उत्तम जी जी, शुक्रिया आपके सवाल के लिए। जी, शुक्रिया। प्रोसीजर है कि आप इस तरह से हमारे इंडिया पब्लिक को आप इस तरह से अवेयर कर सकते हैं। जी, डॉक्टर साहब वो चाह रहे हैं कि आप थोड़ा अवेयर करें सीटी स्कैन के बारे में। सीटी स्कैन जो कैंसर का जो डायग्नोसिस होता है, सिम्टम होता है, सबसे पहले इमेजिंग किया जाता है, सीटी स्कैन ही किया जाता है। तो Okay. सीटी स्कैन से ही मालूम पड़ता है कि कैंसर का स्टेज क्या है। कैंसर पहले तो कैंसर है कि नहीं, लग रहा है नहीं रहा, तो सीटी स्कैन से बहुत आसान हो जाता यानी है। जैसे हम एक्सरे जानते हैं, सीटी स्कैन एक हाई लेवल एक्सरे ही हुआ, बिल्कुल, उसी से ही आप लंग की जांच करते हैं। इवन स्क्रीनिंग के लिए, जैसे जो हाई रिस्क पेशेंट है उसके स्क्रीनिंग के लिए भी लो डोज सीटी स्कैन एक है जो कि किया जाता है। जो हाई रिस्क हैं, जो 20 साल से सिगरेट पी रहे हैं, 30 साल से सिगरेट पी रहे हैं, तो उनका लो डोज सीटी स्कैन, उसमें रेडिएशन का डोज कम होता है। स्क्रीनिंग पर्पस के लिए भी सीटी स्कैन आजकल यूज होता है। ओके सर्जरी का क्या रोल रहता है इसमें? बहुत ज़रूरी रोल है जी। अगर किसी पेशेंट को स्टेज 1 या 2 की बीमारी है या समटाइम्स स्टेज 3 की भी बीमारी भी है, तो क्यूरेटिव ऑप्शन जो है वो सर्जरी या रेडिएशन थेरेपी है। ओके और पहले क्या हुआ करता था कि सर्जरी जो है वो ओपन सर्जरी हुआ करती थी, आप पूरा फेफड़ा निकाल दिया करते थे। आजकल रोबोटिक सर्जरी होती है, वैट्स होता है, जिसमें आप सिर्फ छोटा लंग में एक साइड में 3 और एक साइड में 2 लोब्स होते हैं, आप सिर्फ एक लोब निकालते हैं। तो वैट्स के थ्रू आजकल मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी है। और अगर मैं आपको बताऊं कि पेशेंट की आज लंग सर्जरी हुई और परसों हम उसको डिस्चार्ज कर देते हैं, तो दिस इज अ मार्वल ऑफ ऑन्कोलॉजी इन द रिसेंट टाइम। और ये बहुत जरूरी है लंग की एनाटमी समझना। हार्ट लेफ्ट में है, जी सर। इसलिए लंग के 2 लोब्स हैं लेफ्ट में और इधर 3 हैं। ये ना हो कि एक्सरे सीटी स्कैन में आए तो व्यक्ति सोचे एक लंग एक लोब ही कम है। और डॉक्टर साहब लंग्स को हम टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं। सांस 2 मिनट ना आए, 2 मिनट छोड़े 2 सेकंड ना आए, तो हम क्यों नहीं समझते कि हमें हेल्दी लंग्स के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी? लंग्स को और कैसे बेहतर समझें? नहीं, लंग्स बिल्कुल बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। सांस जैसे आपने बोला 2 मिनट भी सांस रुक जाए तो बड़ा दिक्कत है। तो लंग्स में सर जैसे ट्रेकिया होता है, ट्रेकिया से आपका सांस जाता है, सांस अंदर ट्रेकिया ब्रांचेस में बढ़ता है, ब्रोंकियोल्स, लास्ट में एल्वियोलाई होता है। एल्वियोलाई जो होती है लाइक बंच ऑफ ग्रैप्स, ओके तो वहाँ तक जब आपका सांस जाता है, एयर जाता है, तो उसके आगे कैपिलरीज होती है, ब्लड वेसल्स होती है, तो उसमें से ऑक्सीजन निकल के जाता है कैपिलरीज में जो ब्लड में जाता है, और कैपिलरीज से जो कार्बन डाइऑक्साइड जो अशुद्ध ब्लड होता है वो निकल के एल्वियोलाई में आता है, वो बाहर निकलता है। तो सांस ये इसका तो फिर जब सेल कैंसरस हो जाते हैं तो वो क्या एल्वियोलाई को किसको अफेक्ट करते हैं? ये पूरा एल्वियोलाई पूरा स्ट्रक्चर हो जाता है, आपका श्वसन बिल्कुल रुक जाता है वहाँ पर। जी। बिल्कुल। एक कॉलर जयपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो पीयूष जी, नमस्कार, अपना सवाल पूछिए। हाँ नमस्कार मैडम, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ये जो आपका प्रोग्राम है इसमें ये बता रहे हैं डॉक्टर साहब कि अस्थमा से रिलेटेड जो सांस लेने में दिक्कत होती है उसका भी रिलेशन है क्या लंग कैंसर से कुछ? शुक्रिया डॉक्टर उल्लास। सर अस्थमा का कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है कैंसर से। सो आई मीन हमें समझना पड़ेगा कैंसर सिर्फ एक वन ऑफ द मेनी डिसीजेज हैं जो कि लंग को हो सकती हैं। प्रॉब्लम ये है सर कि लोग मिसडायग्नोज करते हैं कि मान लीजिए लोगों को लगा नहीं मुझे तो अस्थमा ही है, तो कहीं ये नहीं है कि ऐसा नहीं कि अस्थमा जो है वो कैंसर में कन्वर्ट हो जाता है, बट कैंसर कैन बी हिडन। एंड अगर हम अस्थमा का ही इलाज करते रहें और सीटी स्कैन ना कराएं, एक्सरे ना कराएं, तो वो अनट्रीट हो जाता है। तो डॉक्टर साहब 2024 अब संपन्न होने को है, इस साल क्या इंसिडेंस लंग कैंसर का बढ़ा है? कितना इंसिडेंस है भारत में? लंग कैंसर का इंसिडेंस तो हर साल बढ़ रहा है सर। एंड अकॉर्डिंग टू सम अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट्स 1.2 मिलियन केसेस ऑफ लंग कैंसर आर डायग्नोज्ड एवरी ईयर इन इंडिया। इन इंडिया। एंड द पॉइंट जो सबसे बुरी बात है सर ये है कि अराउंड 85% ऑफ देम विल बी डायग्नोज्ड इन स्टेज 3 स्टेज 4। 12 लाख केसेस हैं और मोस्टली स्टेज 3 स्टेज 4 मोस्ट प्रॉब्लम ये है सर कि जैसे सर ने सुबह बताया था कि हम लोग ये मानना नहीं चाहते हैं कि हमें ये प्रॉब्लम हो सकती है। आप ये रहने दीजिए, हम ही लोग जब जाके घर में फैमिली फंक्शन में जाते हैं, द मोमेंट यू टेल समबडी आप कैंसर के डॉक्टर हैं, 2-4 लोग तो वैसे ही उधर हो जाते हैं कि ये लोग डॉक्टर से हो जाएगा। नोबडी वांट्स टू बिलीव दैट दे विल गेट कैंसर। बट एक कबूतर की तरह जो है आंख बंद नहीं करनी है, हमें सतर्क रहना है। अगर कोई प्रॉब्लम होती है, आपको खांसी है कोई बात नहीं, पर अगर वो खांसी दवाई से ठीक नहीं हो रही है, 1 महीने से ज्यादा हो रही है, वजन कम हो रहा है, ब्रेथलेसनेस हो रही है, ब्लीडिंग हो रही है, तो प्लीज अपने डॉक्टर के पास जाइए। वो आपको सीटी स्कैन कराएंगे, एक्सरे कराएंगे। प्लीज गेट द इन्वेस्टिगेशन डन। अगेन आई एम टेलिंग यू सर, आजकल लंग कैंसर में लॉन्ग टर्म सर्वाइवर इज अ पॉसिबिलिटी। शेयर अ स्टोरी देन, शेयर अ सक्सेस स्टोरी ऑफ अ सर्वाइवर जो आया लंग कैंसर के साथ और फिर अब बिल्कुल तंदुरुस्त। A stage 4 10 years is good enough for you? Yes. So we have अभी हमने डेटा एनालाइज किया था, एक म्यूटेशन होती है ALK करके। उसमें सर कुछ लोग स्टेज 4 लंग कैंसर, अगर ये ओरल दवाई उनके पास ना होती
तो वो शायद उनकी लाइफ 9 से 10 महीने थी। अब हमारे डेटा में हमने 312 लोगों को डेटा एनालाइज किया है, अमूमन लोग 60 महीने तक भी जिंदा रहते हैं विद ओरल मेडिकेशन ओनली। फैंटास्टिक, कांग्रेचुलेशंस टू द सर्वाइवर्स फॉर बीइंग एन इंस्पिरेशन। पंजाब चलते हैं, सिंह साहब फोन पे हैं। हेलो, हाँ जी सवाल पूछो सर। ਸਰ ਸਵਾਲ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਨਾ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਬ੍ਰੈਸਟ ਕੈਂਸਰ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਆਪਰੇਟ ਕਰਾ ਲਿਆ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਡੀਸਨ ਚੱਲਣੀ ਆ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਚੱਲੇਗੀ? ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ? ਤੇ ਉਮਰ 42 ਸਾਲ ਆ ਜੀ। ओके ਤੇ डॉक्टर साहब, ਸਾਨੂੰ 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, 5 ਸਾਲ ਦਵਾਈ ਖਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ। ओके डॉक्टर साहब, दवाई कितने चलती है लंग नहीं, कैंसर? अगर जैसे स्टेज 4 डिजीज है तो वो ताउम्र चलेगी, बंद नहीं होगी वो तभी। Okay. टिल प्रोग्रेशन वी हैव टू गिव द, और जब तक उसके साइड इफेक्ट नहीं हो रहे इतना कि उसको पेशेंट को बंद करना पड़े, स्टेज 4 कैंसर की बोल लो, तो हमेशा तो चलेगी, वो दवाई बंद नहीं होगी। दवाई खाना खाने से पहले, बाद में, सुबह शाम, क्या एक कॉमन प्रोटोकॉल रहता है? सर ये अलग अलग दवाइयाँ अलग अलग प्रोटोकॉल के हिसाब से दी जाती हैं। और प्रिकॉशंस क्या लेने की ज़रूरत है साथ में, जो जिसका ट्रीटमेंट चल रहा है? सबसे बड़ा है कि प्रिकॉशंस, अगर वो पहले स्मोकिंग करता था तो उसको स्मोकिंग छोड़नी ही छोड़नी है। दिस इज़ द फर्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट, स्मोकिंग आपको नहीं करनी। सेकंड थिंग, आपको हेल्दी लाइफस्टाइल रहनी है Okay. और पॉजिटिव रहना लाइफ में। ये नहीं सोचना कि मेरे को तो कैंसर है, मेरे को कैंसर है, ऐसा नहीं होगा। आपको हमेशा पॉजिटिव रहना है, सकारात्मक सोच रखनी है और आगे बढ़ते हुए सोचना है, जी। बस। चलते चलते कुछ टिप्स। So the first step is cancer is just a word. It is not a sentence. It is not a death sentence at all. If you have started smoking, please stop smoking. If you have not started smoking, please stay away from smoking. अगर आपको कोई भी खांसी हो रही है, कोई भी सिम्टम ऐसा हो रहा है जो कि आपकी बॉडी में यूजुअल नहीं है, प्लीज कंसल्ट योर डॉक्टर। आपके आंखें बंद करने से कुछ नहीं होगा, सिर्फ बीमारी बढ़ेगी ही बढ़ेगी। जी, और शादी में जब जाएं, मेरी प्रार्थना है कैंसर के डॉक्टर से भी बातचीत करें। आज कार्यक्रम में आके बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू वेरी मच।